अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ को, जिनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एम कैट के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है 10 इक्वल रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो एमसीक्यूज़ में पहला पॉइंट ये नोट करना है कि ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ पैरेलल के लिए है। सीरीज़ के लिए शॉर्ट ट्रिक अलग है, पैरेलल के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आपको रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है। यहाँ पर दी हुई है ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम, तो आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक का मैंने एक फार्मूला बताया R/N। ये पैरेलल में ये फार्मूला जो है आप लोगों ने लगा देना है, तो 10, और नंबर ऑफ़ रेजिस्टर कितने दिए हैं 10, तो डिवाइडेड बाय 10। So 10 divided by 10 equals to 1. So our answer is that 1 ohm. इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे पैरेलल में शॉर्ट ट्रिक क्या है, R/N। सिंपल R/N लगा देना है आपने। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, तब भी आपका आंसर सही आएगा। रेजिस्टेंस हमें दी हुई थी 10 ओहम की और 10 रेजिस्टर थे। नंबर ऑफ़ रेजिस्टर कितने थे 10, यहाँ लिखा हुआ है ना 10 इक्वल रेजिस्टर। तो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक के तहत इस तरह से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है वो वी कैन ईजीली गेट आवर आंसर। सो सेकेंड एमसीक्यू इज़ दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी की बात की जाए ना, तो उसका फार्मूला अपने जहन में ले आया करें। अब यहाँ पर बात की जा रही है टाइम पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो मैं टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो लिख लूँगा, यहाँ अपने जहन में ले आऊँगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है T = 2π√L/G। अब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो अब बेसिकली आपको फाइंड ये करना होगा कि टाइम पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप नोट करें तो टाइम पीरियड में जितने भी फैक्टर हैं उन सबको आपने देखना होगा। अब फर्स्ट हम देखते हैं 2π देखिए कांस्टेंट नंबर है, तो इस पर तो डिपेंड कर नहीं सकता। जी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पर भी डिपेंड नहीं कर सकता। तो एक फैक्टर बचा L। देखें L को आप अगर इंक्रीज़ करें तब भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट होगा, L की वैल्यू डिक्रीज़ करें तब भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट होगा, यानी L की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो सिंपल टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी L फॉर लेंथ पर डिपेंड करता है। जी की पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है। जब भी किसी चीज़ की डिपेंडेंसी की बात की जाए उसका फॉर्मूला आपने लेकर आना है और उस तरह से चेक करना है। सो नाउ अब एमसीक्यूज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है, उसे मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, अपवर्ड की तरफ फेंका है, विद इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ इट विल अटेन हाइट। वो पूछ रहा है कि वो कितनी हाइट अटेन करेगा अगर मैं इस वेलोसिटी के साथ इस ऑब्जेक्ट को जो है वो ऊपर की तरफ फेंकूँ। तो देखें इसमें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत जो है ये सॉल्व हो जाएगा, 2gh = v² - vi²। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो, टाइम वेस्ट हो, और उस इक्वेशन को आप देखें कि फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल क्या आएगी, और इस तरह से कॉन्सेप्ट में पढ़ें। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, जब भी अपवर्ड की बात हो रही हो या डाउनवर्ड की बात हो रही हो तो आपने ये फार्मूला लगा देना है। फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, वो अपवर्ड जा रहा है इस वेलोसिटी के साथ, या वो डाउनवर्ड आ रहा है इस वेलोसिटी के साथ, तो आपने ये फार्मूला लगाना है और हाइट इजीली आप मालूम कर लेंगे। S मीन्स हाइट, S = v²/2g। ये भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ड्राइव फार्मूला है, लेकिन थोड़ा ईजी फार्मूला है। v की जगह देखिए मुझे वेलोसिटी दी हुई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और 2g की वैल्यू क्या है 2 × 9.81, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.9। अगर कैलकुलेटर के बगैर आप करना चाह रहे हैं तो ये भी आसान है। देखिए 9.8 का स्क्वायर क्या होगा, आपका हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर की भी जरूरत नहीं है, 9.81 से 9.8 एक कैंसिल हो जाएगा और 9.8 डिवाइड बाई 2 यानी 4.9। तो कैलकुलेटर के बगैर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप अपने आप को एम कैट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेटर के बगैर जो है वो कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर ई कैट की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउ होता है। सो इन एमसीक्यूज़ नंबर 4, अ पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक पीस ऑफ वायर है, इसे
4 हिस्सों में जो है वो ब्रेक किया गया है, कट किया गया है, तो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। एंड पीसेस आर बंडल्ड टुगेदर, उनके बंडल बना लिए साइड बाय साइड टू फॉर्म अ थिकर वायर कंपेयर टू द ओरिजिनल वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द बंडल इज। देखिए ऐसी कोई भी ऐसा एमसीक्यूज आता है, ऐसी कंडीशन आती है कि आ पीस ऑफ वायर इज कट, आ पीस ऑफ वायर इज कट इनटू इतने पार्ट्स, n पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स। तो इसका बहुत आसान है, इसकी आपकी शॉर्ट ट्रिक ये अप्लाई करनी होगी कि R इक्वल टू R अपॉन यानी 1/n। n मीन्स कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा 1/4। बहुत ही इजी है। R इक्वल टू यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/n, इसका शॉर्ट ट्रिक का एक फॉर्मूला है। वैसे तो अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है, R इक्वल टू 1/n। 1 मीन्स 1 यानी, और अपॉन n में नंबर की पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने डिवाइड किया इसे। तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया तो n की जगह 4 आ जाएगा, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब MCQs नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। पूछ रहा है यहाँ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, गैस की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो, ऐसे ये कह रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर ए है आइसोबैरिक। देखिए अगर मैं बात करूँ आइसोबैरिक, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा देन यू कैन से दैट कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है ना। तो अगर आइसोबैरिक की बात की जाए तो इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट चेंज होगी बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर यू कैन सप्लाई टू हीट टू आइसोबैरिक सिस्टम। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन आप हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर विद इन टेम्परेचर कांस्टेंट करके हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट सप्लाई की जा रही है, ना हीट ली जा रही है, ना रिलीज़ की जा रही है, ना इन की करवाई जा रही है, ना आउट करवाई जा रही है। तो दैट्स वाई टेम्परेचर तो इसका कांस्टेंट है लेकिन हीट भी आप नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और एक फैक्टर और ये भी है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ आपकी हीट कंटेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर आप हीट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सिस्टम को देन यू कैन से दैट कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो MCQ नंबर 6 ये है, एक वेक्टर A दिया हुआ है, एक वेक्टर B दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि एंगल मालूम करना है। शॉर्ट ट्रिक तो आपके सामने लिखी हुई आ गई होगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह के देखें, अगर आप इसके एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो A.B इक्वल टू mod A mod B cos थीटा, तो उससे आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने देखना है वेक्टर A इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर B, यानी आपका क्या वेक्टर A को अगर मैं ऐसे कौन से नंबर से जो है वो वेक्टर A को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आपका जो है वो वेक्टर B ऑब्टेन हो जाए। एम आई राइट? कि देखें अगर तो मैं आपके वेक्टर A को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 3 2 6 6i, 3 3 9 j, 3 4 g 12 k, तो आपका जो है वो वेक्टर B ऑब्टेन हो रहा है। इट्स मीन अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपका एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर माइनस साइन भी आ जाए, फॉर एग्जांपल वेक्टर A प्लस में दिया हुआ है, वेक्टर B माइनस में आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ 2 है या 3 है, तो देन यू कैन से दैट आपका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। बस नंबर्स आपके मल्टीपल होंगे 3 के 2 के किसी भी नंबर के, लेकिन साइन अपोजिट्स होंगी। वेक्टर A की अपोजिट साइन होगी वेक्टर B की, देन थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। सो नाउ MCQ नंबर 7 इज दैट एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ G इज़ 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। ये भी एक आसान MCQs है, लेकिन उस वक्त आसान है जब आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो, अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट MCQs है, बहुत ज़्यादा आने वाला MCQs है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लिखी हुई आ गई, इसका फॉर्मूला है। अगेन वो फॉर्मूला जो है वो बनाया गया है शॉर्ट ट्रिक के तहत। तो इसमें आपने करना क्या है कि शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला ये है कि H इक्वल टू 1 माइनस वैल्यू अपॉन 2 इंटू G, यानी आपने G की उन्होंने क्या वैल्यू दी है कि 1/2 की वैल्यू पर G की अगर वैल्यू 1/2 हो जाए
यानी 50% हो जाए तो हमें कौन सी हाइट की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखें, वैल्यू की जगह आपने लिख देना है जो जी की वैल्यू दी होगी, यानी 1/2 दी थी ना। MCQs में ये कह रहा है कि हमें कितनी हाइट पे जी 50% मिलेगा, यानी 1/2 मिलेगा। तो जी की वैल्यू आप पुट कर दें फॉर्मूले में 1/2 वैल्यू की जगह, और सॉल्व करेंगे, देन आपके पास 1/4 जी आ जाएगा। तो इतनी हाइट पे आपका आंसर जो है वो आपको ऑब्टेन होगा। MCQs नंबर 8 इज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। सही, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात की जा रही होती है। किसी फॉर्मूले में अगर लिखा हुआ है ना रेट, इट्स मीन कि आपसे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इट्स मीन आपके मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ थोड़ा। देखिए, लीनियर मोमेंटम क्यों कहा उसने। लीनियर मोमेंटम मीन्स लीनियर पाथ पे आपके किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू कैन से दैट कि दिस इज़ अ फोर्स। इफ़ in this MCQs it can say that कि with respect to rate of change of angular momentum means कि आपकी सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम चेंज हो देन इट इज़ टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम मीन्स सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, एंगुलर से आपको एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर रहा है कि यार ऐसे ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और जिसका मोमेंटम चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू कैन से दैट इट इज़ टॉर्क। और इफ़ लीनियर पाथ की बात हो रही हो तो देन यू कैन से दैट दिस इज़ द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से, आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई देन आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको आंसर करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे तमाम लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ये लाजमी बताएं कि मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है देन प्लीज़ तब भी बताएं, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जो है वो मायने रखता है। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि वे ऑफ टीचिंग आपको मेरा अच्छा लगता है देन प्लीज़ बताएं, अगर नहीं अच्छा लगता देन प्लीज़ बताएं, ताकि मैं अपने वे ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव कर सकूँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ और आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोस जो हैं वो आप लाजमी देखा करें। इनसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। और ECAT में MCAT में जब आप बैठते हैं टेस्ट देने के लिए तो आपका टाइम जो है वो सेव होता है इन MCQs को सॉल्व करने के बाद। और जो मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ उन्हें हाईलाइट किया करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट MCQs में मैंने बताया कि ये ट्रिक पैरेलल के लिए तो पैरेलल में ही लगानी है, तो सीरीज़ में नहीं लगानी। तो ऐसी चीज़ों को लाजमी नोट डाउन किया करें। स्टूडेंट्स, मेरा ऑलरेडी ECAT का मैथ का भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, पास पेपर वाइज NED के लिए, दाऊद के लिए, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आप लाजमी उन्हें देखें। एंड खुदा हाफिज़।